नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 11 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान, सऊदी अरब और चाइना ने खतरनाक लेवल पे मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद इजराइल इस कदर डर गया कि उसने एक लेटर ईरान के नाम भेजा है और इस लेटर में क्या कुछ ईरान के बारे में इजराइल ने बोला है, इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा। वहीं आपको इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि तुर्की की सेना इजराइल में घुसने को तैयार है और गाजा के लिए कुछ बड़ा करने को तैयार है। बकायदा इजराइल ने इसका विरोध किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी लात पड़ी कि इजराइल यहां पे भी बेइज्जत हो गया, जलील हो गया, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यानी यकीन मानिए ये भी खबर बहुत बड़ी खबर है। वहीं पाकिस्तान के एक सांसद द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है और ये मामला कितना सीरियस है, इस चीज को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। वहीं यूपी पुलिस ने एक आईपीएस को किस हिसाब से गिरफ्तार करके किस हिसाब से मारते हुए लेके गई, इससे पता चल जाता है कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपका क्या हश्र होगा। इस वीडियो को आप देखिएगा डिटेल में, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितना रिस्क लेके आपके सामने खबरें लाते हैं। आज आपको हम लोगों का असली काम, असली दर्द पता चलेगा। चाहे हम हुए, चाहे राजा भाई हुए, सरकार के खिलाफ जाके जब उन तथ्यों को आपके सामने रखते हैं तो कितना रिस्क होता है, आज आपको डिटेल में पता चलेगा। वहीं गाजा में सीज फायर को लेके भी कुछ बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहीं ईरान के ऊपर बड़ा हमला हुआ, ये हमला कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। खैर, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर आपको अपने ही देश की बताऊंगा, बाद में मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। पहले इस देश की खबर आप जानिए। उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस थे, इनका नाम था अमिताभ ठाकुर। काफी चर्चित नाम था, काफी रुतबा था इनका। इनके नाम के आगे अब आप टाइटल देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके नाम के आगे जो टाइटल लिखा गया वो लिखा गया जबरिया रिटायर्ड, यानी इनको जबरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया। चूंकि ये योगी सरकार के खिलाफ बोलते थे, योगी सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाते थे। इनका आरोप है कि योगी सरकार ने कुछ करप्शन किया, कुछ भ्रष्टाचार किया। ये लगातार अपने ट्विटर पे उन भ्रष्टाचार और उन तमाम करप्शन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी दौरान कल सबसे अजीबोगरीब चीज ये हुई कि जब अपने घर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से शाहजहांपुर में कुछ साधारण कपड़ों में लोग आते हैं। आने के बाद इनको कहते हैं कि चलो तुमको हमारे साथ चलना होगा। ये पूछते हैं तुम कौन हो। आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर खुद एक आईपीएस रह चुके हैं। जब ये पूछते हैं तुम कौन हो, तब सामने वाला बताता है कि मैं पुलिस से हूं और तुमको अरेस्ट किया जाता है। इसी के बाद अमिताभ ठाकुर को वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इनको अपने साथ जब पुलिस लेके आती है, आने के बाद ये जब पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अब योगी सरकार इनकी हत्या भी करवा सकती है। क्यों, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जब ये बात बोलते हैं तो इन्हीं के जूनियर पुलिस वाले, आप सोचिए एक आईपीएस थे और पकड़ने वाला एक सिपाही, एक दरोगा था, लेकिन इसके बावजूद इनको धक्के मारते हुए कैसे लेके गया, आप उसका वीडियो पहले डिटेल में देखें। हत्या चलाई जा सकती है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, मानो वो सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, मानो सबसे बड़ा अपराधी हो, और इससे बड़ा गुंडा पूरे देश में नहीं है। इसके बारे में जब पुलिस वालों से पूछा गया कि भाई साहब आपने इतने वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा क्यों किया, तब पुलिस वालों ने बताया कि दरअसल साल 1999 में, यानी मेरी पैदाइश से एक साल पहले की बात है ये, साल 1999 में जब आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया में तैनात थे, उस दौरान इन्होंने करप्शन किया था। अपने पद का गलत इस्तेमाल करके कुछ जमीन में हेरफेर करवाया था और उसी के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कुछ पुलिस वालों ने कहा है, आप डिटेल में पहले सुन लें। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर
अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूंकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि 1999 के मामले में अमिताभ ठाकुर को अब जाके गिरफ्तार किया गया। कब एफआईआर हुआ, कब गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ, क्या कुछ हुआ, अमिताभ ठाकुर समेत पूरी दुनिया में किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस ने जो विभक्ति जारी की है, जो प्रेस नोट जारी किया, इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि एक उंगली भली अमिताभ ठाकुर की तरफ है, लेकिन बाकी जो 3-4 उंगलियां हैं वो अपने ही तरफ है, पुलिस वालों की तरफ। आप सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी को भी जबरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, उसको मारा गया, पीटा गया, किसी हिसाब से घसीटा गया। इवन उसकी पत्नी, जंग के भी अपने उसूल होते हैं कि घर वालों को शामिल नहीं किया जाता, औरतों बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता, लेकिन इस मामले में अनुराग ठाकुर की जो पत्नी है नूतन ठाकुर, उनका भी नाम घसीटा गया और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। और सबसे ताजुब भरी बात यह है कि जब अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, उसी के जस्ट बाद सबसे पहले उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट, फोन छीन के किया गया। यानी इस लेवल पे ये सरकार डरी हुई है ऐसे लोगों से जो आवाज उठाते हैं। और आप सोच के देखिए कि भ्रष्टाचार के बारे में अमिताभ ठाकुर ने आवाज उठाई, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। हम जैसे लोग, क्या हैसियत है हमारी? हमारी असली ताकत, हमारी असली जमा पूंजी आप है। आपके अलावा ना तो हम आईपीएस हैं, ना ही हमारे पीठ पीछे कोई ऐसा बड़ा हाथ है कि हमारे लिए लड़ेगा। आप ही हो जो हो। इसी वजह से आप लोगों से कहता हूं कि चैनल से जुड़ के रहें। कभी कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो तो कम से कम आपको पता तो चले कि आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला आज जेल में चला गया। खैर, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर अब आपको फिर से अपनी देश की बताऊंगा, फिर आपको मिडिल ईस्ट की तरफ लेके चलता हूं। हमारे देश में गृह मंत्री साहब, अक्सर इनकी जबान फिसल जाती है। कभी ये कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। 2-4 बयान तो आपने सुना भी होगा, लेकिन आज इन्होंने पार्लियामेंट में ऐसी गाली दी है कि शायद कोई सभ्य समाज में ऐसी गाली नहीं देगा। एक नेता और एक गृह मंत्री के मुंह से क्या ऐसी भाषा शोभा देती? आप पहले वीडियो देख ले। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ तौर पे साला शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम जैसे लोग, छोटे मोटे लोग जो ठीक ठाक चैनल वाले चलाते हैं, वो भी गाली नहीं देते कि भाई औरतें देखती हैं, बच्चे देखते हैं, उनके दिमाग पे क्या इंपैक्ट जाएगा। अब सेम चीज सोचिए कि जिस देश का गृह मंत्री ही गालीबाज हो, उस देश में यूथ क्या सीखेगा, जनता क्या सीखेगी? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आपको लेके चलता हूं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि इजराइल की हवा निकल चुकी है। इजराइल की हवा निकल चुकी है। चूंकि इजराइल की हवा निकालने के लिए चाइना ने पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। चाइना पिछले कई सालों से लगा हुआ है कि अमेरिका के जितने दोस्त हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाएं और ईरान के जितने दुश्मन हैं वो एक हो जाएं। कैसे आपको समझाता हूं। लगातार ईरान का चाइना से ताल्लुकात बढ़िया है, रशिया से भी बढ़िया है, बीच में सऊदी अरब नौटंकी कर देता है। इसी वजह से चाइना ने सऊदी अरब से बातचीत की और कहा कि भैया एक मीटिंग करो, बातचीत करो और समझो कि दिक्कत कहां आ रही है। उसके बाद सऊदी अरब, चाइना और ईरान ने तेहरान के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग की। हालांकि ये मीटिंग सीक्रेट रह नहीं गई और इसके बारे में जानकारी निकल के सामने आ गई कि ईरान, चाइना और तेहरान में, यानी ईरान के बीच तेहरान के अंदर एक मीटिंग हुई है और यह मीटिंग ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एकदम करीब लाने वाला है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सऊदी अरब के सीक्रेट एजेंट ने भी कहा था कि आज पूरी दुनिया में शांति के लिए, मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो ईरान नहीं है, इजराइल है। अब ये बयान जब सऊदी अरब की तरफ से निकल के सामने आया, इधर सऊदी अरब और ईरान के बीच मीटिंग हो रही, तो जाहिर सी बात है किसी की तो फटेगी। तो किसकी फटी? इजराइल की। जैसे इजराइल की फटी, इसी दौरान इजराइल ने एक तीसरे रास्ते से यूरोपियन कंट्री के जरिए ईरान के पास एक मैसेज भिजवाया और कहा कि भैया देखो यार, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, वी डोंट वांट फाइट विथ यू, वी डोंट वांट वॉर विथ यू,
लेकिन आपको थोड़ा सा हमारे लिए बयान वयान नहीं देने चाहिए और हमारे लिए तैयारी व्यारी मत करो, और ये जो मिसाइल विसाइल आप बना रहे हो उसको आप बंद कर दो, हम आप अमन चैन से रहते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये मैसेज जब ईरान के पास पहुंचा तो ईरान ने भी वही कूटनीतिक भाषा अपनाई कि यार बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एकदम ठीक बात करो यार, लड़ने झगड़ने में क्या रखा है, प्यार से रहते हैं, हम भी एडम को मानते हैं, तुम भी एडम को मानते हो, क्या दिक्कत है, काम न करो, तुम भी अपने हथियार हटा दो। अब इस पे इजराइल खामोश। दरअसल अंदर की सच्चाई ये है कि ईरान ने पिछले 12 दिन की जंग में केवल 500 मिसाइलें दागी थी और इन 500 मिसाइल में से केवल 18 मिसाइलें इजराइल को जाके लगती हैं, केवल 18। और इन 18 मिसाइलों की वजह से इतना नुकसान हुआ भाई साहब इनको कि आज तक उसका मलबा ढोर है, आज तक ये शांति से उस मलबे को हटा नहीं पाए, इतना नुकसान हुआ है। अब आप सोच के देखो कि इस समय ईरान ने 2000 पर घंटे दागने वाली कैपेसिटी की मिसाइलें बना ली हैं, यानी 12 दिन में केवल 500 मिसाइल दागी थी, तब तो इतना नुकसान हुआ। अब हर घंटे 2000 मिसाइलें दागी जाएंगी, वो भी उनकी स्पीड ज्यादा होगी, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उनका डिफेंस सिस्टम नहीं तोड़ पाएगा, तमाम चीजें होगी, चूंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हो गया। अब ऐसे हाल में इजराइल डर रहा है और डरने के पीछे वजह यह है कि जब 500 मिसाइलें ने इम्पैक्ट दे दिया तो 2000 कितना देंगे, 2000 पर घंटा मार के चिथड़ा उड़ा देंगे इनका। इसी वजह से ये डर रहे हैं और लगातार थर्ड पार्टी से नोटिस भिजवा रहे हैं। अब इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये सुधर जाएं, लेकिन कुत्ते की दुम तो कभी सुधरेगी है नहीं, अब या फिर ये दोबारा एयर स्ट्राइक करके ईरान की उन मिसाइल जखीरों को तबाह करने की कोशिश करें। अब ऐसे मामले में अमेरिका इनका साथ देगा या नहीं देगा, यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने इनका साथ दिया तब तो शायद ये जीत जाएं, अगर नहीं दिया तो फिर लात खाएंगे। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, ये लगातार परेशान है। तब अभी रिपोर्ट आपको बताता हूं, द टाइम्स आप इजराइल के हवाले से आप देख लें, किसी और न्यूज चैनल के हवाले से देख लें। ये इस कदर परेशान हुए इजराइल वाले कि भाई साहब इन्होंने भारत को फोन लगा दिया। जो मीटिंग ये कैंसिल करके चले गए थे, जिस मीटिंग के बारे में नेतन्याहू की तरफ से बयान आया था कि अभी हम मिलने में कंफर्टेबल नहीं है, बाद में मिलते हैं, इन्होंने मोदी साहब से खुद फोन मिला के बातचीत की और कहा कि भैया हम मिलना चाहते हैं आपसे। क्यों मिलना चाहते? चूंकि भारत और ईरान के बीच ताल्लुकात बेहतर हैं और भारत के जरिए कोई मैसेज भिजवा दें। हालांकि भारत की सरकार ने अभी इनको ये नहीं कहा कि ठीक है आओ मिल लो, मिलना है मिलो, नहीं मिलना मत मिलो, आज हमारी गरज नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट गाजा से निकल के सामने आ रही है कि गाजा में लोगों को मारने के लिए, गाजा के लोगों को मारने के लिए इजराइल के फार राइटवादी मिनिस्टर बेन गवीर ने ऐसा बयान दिया है कि सुनेंगे तो आप अंदर से दहल जाएंगे। दरअसल बेन गवीर ने साफ तौर पे कहा कि 100 डॉक्टर ऐसे हैं जो हाथों में जहर की सुइयां लेके फिलिस्तीनी कैदियों के सामने बैठे कि एक बार ऑर्डर मिल जाए तो इनको मार दे। यानी यहूदियों के अंदर इतनी नफरत है फिलिस्तीनियों के लिए। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और ये डॉक्टरों का एथिक्स होता है कि अगर दुश्मन भी है तो उसका भी इलाज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर 100 के 100 लोग हाथों में सुइयां लेके बैठे हैं कि अगर कोई आदेश आ जाए तो इन प्रिजनरों को मार दिया जाए। ऐसे लोगों से आप इंसानियत की उम्मीद रखते हैं? जब डॉक्टर जहां के ऐसे हो, डॉक्टर मतलब जान बचाने वाला, तो वहां की मिलिट्री कैसी होगी जो जान लेती है? यहीं से आप सोच और समझ सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर तुर्की ने बड़ा कांड कर दिया। तुर्की ने अपनी सेना रेडी कर ली है। दरअसल गाजा में यह हो रहा था कि भाई जब सेकंड फेज लागू होगा तो पूरी दुनिया से पीस कीपिंग फोर्स आएगी मुस्लिम देश से। पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कहा कि नहीं। तुर्की ने कहा हम भेजेंगे, उस पर इजराइल भड़क गया, कहा कि नहीं तुर्की नहीं आएगा। लेकिन रिपोर्ट आपके सामने द जेरूसलम पोस्ट और बाकी न्यूज चैनलों पे भी रिपोर्ट आई, इसके हवाले से आपको बता रहा हूं कि भाई साहब तुर्की ने जब कहा कि हम भेजेंगे और इजराइल ने कहा कि नहीं तुर्की नहीं भेजेगा, इसी के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं तुर्की का मन है, तुर्की भेजेगा, तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये खबर इतनी चौंकाने वाली है कि इजराइल ना चाहते हुए भी अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता, और अगर अमेरिका के खिलाफ गया तो फिर तो बात खत्म ही है। यानी अब तुर्की की आर्मी गाजा के अंदर आएगी। अब गाजा के अंदर आके वो तुर्की जो है इजराइल की मुखालफत करेगा या फिर हमास की मुखालफत करेगा, ये तो देखने लायक बात होगी। लेकिन फ्रंट व्यू अगर आप इस चीज का देखें तो इजराइल की बड़ी हार है। इजराइल की बड़ी हार है, क्योंकि तुर्की की आर्मी अगर गाजा में आ गई तो इजराइल के मिसाइल और बम मारने का कोई मतलब नहीं बन जाता फिर। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि ईरान के IRGC कमांडरों के ऊपर बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान बॉर्डर के पास,
और सिस्तान और बलूचिस्तान के पास किसी सिरफिरे गनमैन ने IRGC के 4 कमांडरों को मार दिया है। हालांकि IRGC ने इसके बारे में शुरू में खुल के कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आई ये कयास लगाया गया कि एक टेररिस्ट अटैक था। अब ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ या फिर किसी और देश की तरफ से हुआ, इसके बारे में अब जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट ये है कि 4 लोगों को मारा गया है। 4 लोग ऐसे हैं जो IRGC के थे। इनके ऊपर सिस्तान और बलूचिस्तान के बीच एक पार्टिकुलर जगह पे एम्बुश लगा के हमला किया गया। इस हमले में इन 4 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने ऑफिशियली इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन रिपोर्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान ने फिर से ईरान के पेट में खंजर भोंक दिया है या फिर कोई और मामला? इसके बारे में जांच पड़ताल करके रिसर्च करके अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसे काम कर सकता है, क्यों कर सकता है, इसके बारे में अब आपको डिटेल में बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर पहले 4 प्रांत थे, फिर उनको तोड़ के 12 प्रांत करने की बात हुई और सिंध प्रांत के एक नेता है जिनका नाम है सफी उर्फत ने मोदी साहब को एक लेटर लिखा है। सोचिए, पाकिस्तान से ये लेटर मोदी साहब के लिए आ रहा, कितनी ताजुब की बात है। इस लेटर में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, ये तमाम चीजें उठा के CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, जो इस समय आसिम मुनीर बने, उनको दिया गया है, ऐसा है कि अब इनके पास न्यूक्लियर पावर भी है। यानी आसिम मुनीर के हाथों में ही न्यूक्लियर पावर की बटन है। और आसिम मुनीर कोई डिप्लोमेटिक इंसान नहीं कि वो राजनीतिक तौर पे बातचीत करेंगे। मतलब किसी भी वक्त भारत पे ये लोग हमला कर सकते हैं और भारत को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी साफ तौर पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक नेता हैं, इनका नाम सफी उर्फत है, इन्होंने एक मैसेज जारी किया है, बताया है, भारत को चिताया है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी तैयारियां कर लें। वो बात अलग है कि हमारे देश में तैयारी कितनी होगी, ये बात पार्लियामेंट में डिसाइड होती है। पार्लियामेंट में डिफेंस की बातें होती हैं, पार्लियामेंट में अच्छी बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बातें होती हैं, शिक्षा की बातें होती हैं, रोजगार की बातें होती हैं। लेकिन हमारे देश की पार्लियामेंट में 10 घंटे केवल वंदे मातरम पे चर्चा हुई। वहां पे गृह मंत्री साहब गाली देते हैं, चर्चा होती है नेहरू पे, डिस्कशन होता है RSS ने क्या किया, बाद में ये होता है कि नेहरू ने क्या गलती कर दी। कांग्रेस जो है बीजेपी की खामियां गिना देती है, बीजेपी जो है कांग्रेस की खामियां गिना देती है। यानी इस देश की जो जनता है उसके हाथ में एक घंटा पकड़ा दिया गया है, कभी ये घंटा इधर लड़ता है, कभी उधर लड़ता है। बाकी आप सोच के देखिए कि पिछले 1 साल में पूरे देश में आपने कौन सा मुद्दा सुना। और ये सवाल हर पार्टी से मेरा, बहुत जो मुस्लिमवादी पार्टी बनते हैं उनसे पूछे तो कहेंगे कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे। जो बहुत हिंदूवादी बनते हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर बना देंगे। भाई, मंदिर तो छोटा सा अपने घर में भी बन सकता है, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ना है तो हर गांव में एक मस्जिद है, वहां पढ़ सकते हैं। आप ये देखिए कि एक गांव में कितने स्कूल, कितने अस्पताल, रोड, बस और साइंसदान कितने बन रहे हैं। जब तक ये नहीं बनेंगे आप देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में मुसीबतें हमारे लिए आ जाएंगी। भले इस चीज को हम एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ना करें, आपकी मर्जी है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।